हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम देखेंगे यौन संचारित संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एसटीडी इसे शॉर्टकट में कहते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम इसमें देखेंगे कि खास रूप से यौन संचारित रोग हम किसे कहेंगे और ऐसे कौन से रोग होते हैं जो यौन संचारित रोग की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो कोई भी ऐसे रोग जो खास रूप से संक्रमण मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं, तो ऐसे रोग जिनका संक्रमण मैथुन की क्रिया के माध्यम से ही होता है, ऐसे रोगों को हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इसे खास रूप से हम शॉर्ट में एसटीआई या जनरली इसे रति रोग और वीडी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर इसी को जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण भी कहा जाता है। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो बेसिकली सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम बात करें सुजाक, गोनेरिया की, सिफिलिस की, हर्पिस या जननिक परपिस जिसे जेनाइटल हर्पिजा कहा जाता है, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनास, लैंगिक मस्से या क्रिसोथ बी जिसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चा में आए रोग जो कि काफ़ी घातक होते हैं, इनमें बात करते हैं एचआईवी और एड्स की। तो ये सामान्य तरह के कुछ यौन संचारित रोग हैं जिनका जो ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली मैथुन के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में होता है। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण भी सर्वाधिक खतरनाक होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट 8वें चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आगे हम एक यूनिट पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज के लिए, तो उसमें हम इन सारे रोगों के विषय में डिटेल में देखेंगे कि एचआईवी एड्स किस तरह से फैलता है और उसके रोकने के क्या उपाय होते हैं। तो ये सारी बातों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ संक्रमण जो होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, यकृत बी है और एचआईवी, ये जो संक्रमण होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खास रूप से जो ट्रांसफ़र होते हैं, इनमें मुख्य रूप से इनका जो कारण होता है ऐसी स्थितियाँ, तो सुई टीकों के माध्यम से, शल्यक्रिया के माध्यम से या फिर किसी औजार, साथ ही संदूषित रक्तदान, अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड है, उसमें किसी भी तरह का पहले से इन्फेक्शन है किसी भी तरह के रोग का, तो अगर उस ब्लड को हम किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर उसमें ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण भी ये बीमारी फैलती है। फिर ये संक्रमित माता से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। अगर कोई माँ इन तरह के यौन संचारित रोगों से पीड़ित है, एचआईवी एड्स जैसी या हेपेटाइटिस जैसे रोगों से अगर वो पीड़ित है, तो उसके बच्चों में भी ऐसे रोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये जननिक सर्प या फिर इसी को हम लोग एचआईवी संक्रमण, अगर इसको छोड़कर बात करें तो सभी तरह के जो यौन संचारित रोग होते हैं उन्हें पूरी तरह से उनका उपचार किया जा सकता है, उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। तो दो रोग खास रूप से हैं जो हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी एड्स वाली जो प्रॉब्लम है, तो यही दो रोग ऐसे हैं जिनका इलाज अभी तक पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। लेकिन इसके अलावा जो यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उन्हें अगर हम शुरुआती दौर में उसका इलाज करना शुरू करें, तो उनकी अगर सही समय पे पहचान कर ली जाए तो ऐसे रोगों का उपचार किया जा सकता है और ऐसे रोगों को ठीक भी किया जा सकता है। इन सभी तरह के रोग जो होते हैं वो अगर अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो कुछ हल्के-फुल्के से लक्षण दिखाई देते हैं। तो ख़ास रूप से ऐसे जो जनित रोग होते हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो गुप्तांग होते हैं उनमें खुजली होने लगती है, तरल-स्राव आने लगता है, मतलब जो यौन मार्ग होता है या फिर जो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनसे कुछ तरल स्राव का तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है। साथ ही हल्का दर्द होता है या फिर सूजन होने लगती है। अगर कोई संक्रमित स्त्री होती है तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई फीमेल किसी भी तरह के यौन संचारित रोग से या फिर ऐसे किसी रोग से ग्रसित है, लेकिन उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि किसी स्त्री के अंदर किसी भी तरह के
लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और लंबे समय के बाद उनका पता चलता है। तो काफ़ी समय तक उसमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी उसमें कुछ दिनों के बाद अगर देखेंगे तो उसमें कुछ तरह के रोग या लक्षण दिखाई देंगे। तो संक्रमण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और साथ ही लेकिन वो लंबे समय के बाद जब पता चलते हैं तो पूरी तरह से जो रोग होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका होता है। वो पूरी तरह से अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर चुका होता है। तो जो रोग के पनपने की स्थिति होती है जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है, तो ऐसी स्थिति के कारण हम उस रोग का उपचार आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो जनरली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये जब समस्याएँ ऐसी जो समस्याएँ होती हैं, तो बाद में चल के ये समस्याएँ काफ़ी जटिल हो जाती हैं और इनकी वजह से श्रोणि सोथज रोग, जिसे पीआईडी रोग कहते हैं, जो कि गर्भपात, मृत शिशु, जन्म अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता या जनन मार्ग का कैंसर, ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो यौन संचारित जो संक्रमण होता है बेसिकली, जो यौन संचारित संक्रमण होता है, तो उसमें क्या होता है कि यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए एक सबसे बड़ा खतरा होता है। तो अगर किसी भी तरह का सेक्सुअली डिजीज अगर किसी के अंदर पनप रहा है, तो वो जो हमारा एक हेल्दी सामाजिक स्तर होता है, ऐसी स्थिति के कारण वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक स्थिति में ही अगर इस रोग की पहचान हम कर लें और सही उपचार करें, तो ऐसी स्थिति के कारण ऐसे रोगों को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और इन रोगों से बचा भी जा सकता है। जबकि अब अगर आप देखेंगे तो कई तरह की अति संवेदनशीलता होती है। कुछ रोगों के प्रति हम काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उसके बावजूद भी 15 से 24 वर्ष की आयु जो होती है, इन आयु के लोगों में बहुत अधिक समस्याएँ होती हैं, ऐसे यौन संचारित रोगों को लेके और साथ ही इनमें काफ़ी घबराहट होती है। तो जो युवा पीढ़ी होती है उसमें ख़ास रूप से ऐसी समस्याएँ होती हैं और वो एक तरह से शर्मवश या संकोचवश अपने बड़ों से या फिर डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहते हैं और रोगों को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में चल के बड़ी और जटिल समस्या बन सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल के दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। अगर हम ऐसे रोगों से बचना चाहें या इस तरह के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहें, तो भविष्य में हम कुछ ऐसे नियम और शर्तों का पालन अगर करें, तो हमें इस तरह की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे सबसे पहले स्टेप में अगर हम देखें, तो क्या करना चाहिए हमें? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई अजनबी व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हम किसी भी तरह से मैथुन क्रिया करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यौन संचारित रोग हैं उसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही अगर एक व्यक्तियों का कई व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध है, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ या एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मैथुन के समय अगर हम सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्थिति के कारण इन तरह के रोगों से हम बच सकते हैं। बेसिकली हम ये पहले नियम को फॉलो ना करें, लेकिन अगर हम दूसरे नियम को फॉलो करें, तो फिर भी ऐसे रोगों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सारे नियमों का भली-भाँति अगर पालन करते हैं, तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। साथ ही अगर हम बात करें थर्ड जो पॉइंट है कि यदि कोई आशंका है या हमें लग रहा है कि हमें किसी भी तरह की कोई समस्या है और प्रारंभिक जाँच के से ही अगर हम ये बात जान जाएँ, और ऐसा तब होगा जब हम किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे। तो इस तरह के अगर रोग का पता चलता है, तो उसका अगर हम पूरी तरह से इलाज कराने की कोशिश करें या इलाज कराएँ, तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएँ हमें नहीं होंगी और हम ऐसे रोगों से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।